हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन तथा कुछ महत्वपूर्ण संप्रेषण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि कम्युनिकेशन के मार्ग में आने वाले कौन कौन सी बाधाएं होती हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन प्रभावित होता है और इन बाधाओं को दूर किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, संचार में बाधाएं और उनके प्रकार, यानी संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं। तो देखिए, संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं होती हैं ये वे कारक होती हैं जो संदेश को सही ढंग से समझने और प्रभावी तरीके से पहुंचने में रुकावट पैदा करती हैं। इन बाधाओं को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें देखिए सबसे पहली जो बाधाएं होती हैं वो भौतिक बाधाएं होती हैं जिनको फिजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ऐसी बाधाएं होती हैं या रुकावटें होती हैं जो संचार प्रक्रिया को बाहरी वातावरण में प्रभावित करती हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो होता है वो शोर होता है, और शोर देखिए सड़क का शोर या किसी निर्माण कार्य का शोर, जिसके वजह से किसी के बात को सही तरीके से सुनने में समस्या होती है। लोग कहना कुछ और चाहते हैं, लोग सुनते कुछ और हैं। उसके बाद देखिए अंतर होता है, यानी वक्ता और श्रोता के बीच यदि अधिक दूरी होती है तो भी सही तरीके से संचार संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए अव्यवस्थित कार्यक्षेत्र, यानी ऑफिस का जो लेआउट है या घर का या अपने क्षेत्र का जहां पर कोई काम करता है तो वहां का जो संरचना है, बनावट है, अगर गड़बड़ है तो भी संचार में बहुत समस्या आती है। इसका देखिए उदाहरण है कि बैठक में खराब माइक की वजह से संदेश स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। उसके अलावा देखिए जब फोन पर नेटवर्क की समस्या होती है तो भी सही से बातें सुनाई नहीं देती हैं और संचार जो है प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए जो अगली बाधा है वो शारीरिक बाधा है, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। ये बाधाएं देखिए व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य या क्षमताओं से संबंधित होती हैं। इनमें देखिए सबसे पहले जो है सुनने की समस्या आती है। यदि व्यक्ति देखिए कान से कम सुनता है, यदि बहरापन है उसके अंदर, तो भी वो संचार को प्रभावित करेगा। उसके बाद देखिए यदि किसी व्यक्ति में बोलने की समस्या है, यानी व्यक्ति हकलाने वाला व्यक्ति है, रुक रुक के बोलता है, तो भी संचार सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य समस्या होती है। यदि कोई व्यक्ति थका हुआ है या किसी बीमारी के कारण उसको दर्द हो रही है, वो परेशान है, तो भी उसका ध्यान सही से नहीं लगेगा और सही से बात नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण देखिए क्या होगा, किसी कर्मचारी का बीमारी के कारण मीटिंग में ध्यान से केंद्रित करके बात नहीं करना होता है। उसके बाद देखिए है तीसरी जो बाधा है मनोवैज्ञानिक बाधा है, जिसको साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। यह बाधाएं देखिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। इसमें देखिए भय शामिल होता है, जो किसी बड़े व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठने पर लोग बातें नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए बॉस के सामने बहुत से लोग बोलने से डरते हैं, या बड़े अधिकारी के सामने जो छोटे अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद देखिए धारणा होती है, किसी बात को पूर्वाग्रह के आधार पर समझना। जब कोई व्यक्ति किसी बात को पूर्वाग्रह के आधार पर समझता है तो भी यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधा में ही आता है। उसके बाद है अधीरता, यानी जल्दबाजी में संदेश को न समझ पाना। कोई व्यक्ति अधीरता में, जल्दबाजी में किसी मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पाता है, जिसके वजह से भी संचार प्रभावित होता है। उदाहरण में देखिए यदि कोई नया कर्मचारी बॉस को अपनी समस्या बताने में झिझक महसूस कर रहा है तो वह इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है, यानी संचार जो है मनोवैज्ञानिक समस्या से प्रभावित हो रहा है। के बाद देखिए अगली जो बाधा है वो भाषाई बाधा है, यानी लैंग्वेज बैरियर। इस प्रकार की बाधा देखिए भाषा से संबंधित समस्या होती है, जिससे संचार में रुकावट पैदा होती है। इसके लिए उदाहरण में देखिए जैसे अलग अलग भाषा, यानी हिंदी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी भाषी व्यक्ति से
बात करने में कठिनाई महसूस करता है, जिसके वजह से प्रभावी संचार नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए तकनीकी शब्दावली आती है। बहुत से लोग होते हैं जो जटिल शब्दों का उपयोग करते हैं, कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से भी संचार प्रभावित होता है। इसके बाद देखिए गलत उच्चारण, यानी शब्दों और वाक्यों का उच्चारण यदि गलत तरीके से किया जाए तो भी संचार प्रभावित होता है। इसका उदाहरण देखिए, एक तकनीकी प्रेजेंटेशन जिसमें श्रोता तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाता है, जिसके वजह से बात जो है सही तरीके से नहीं समझ में आती है और संचार जो है बाधित होता है। इसके बाद देखिए अगला जो बाधा है वो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा है, जिसमें सोशल एंड कल्चरल बैरियर के रूप में भी जाना जाता है। यह बाधा देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, एक संस्कृति में सामान्य बात दूसरे संस्कृति में अनुचित मानी जा सकती है, यह भी एक प्रकार से संचार को प्रभावित करती है। उसके साथ देखिए मूल्य और मान्यताएं होती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि का अंतर जो होता है उसके अलग अलग मूल्य होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इसके उदाहरण में देखिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाते। यदि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उसमें अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद देखिए अगली जो बाधा होती है वो संगठनात्मक बाधाएं होती हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के नाम से जाना जाता है। यह बाधा देखिए किसी संगठन के भीतर संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा के रूप में जानी जाती है। इसमें देखिए जो सबसे पहला बाधा होता है वो पदानुक्रम होता है, यानी संदेश ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और उसके बाद इसमें स्पष्ट नीतियां भी होती हैं। संचार की नीतियां यदि स्पष्ट तरीके से नहीं हो, किसको क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, यदि क्लियर ना हो तो भी संचार प्रभावित होता है। काम का दबाव, यदि कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक दबाव है, वो व्यस्त हैं, तो भी सही तरीके से बात एक दूसरे से नहीं करते हैं, गुस्से में करते हैं, और जिससे संचार प्रभावित होता है। उदाहरण देखिए एक प्रबंधक का संदेश कर्मचारियों तक सही से न पहुंच पाना इसका उदाहरण माना जाता है। उसके बाद देखिए अगली बाधा जो है तकनीकी बाधा है, जिसको टेक्नोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। यह बाधा देखिए तकनीकी उपकरणों की विफलता के कारण उत्पन्न होती है। इसमें देखिए इंटरनेट की समस्या, यानी वर्चुअल मीटिंग में नेटवर्क की समस्या, सॉफ्टवेयर की खराबी, गलत ईमेल भेजना। इसका उदाहरण देखिए ऑनलाइन मीटिंग के दौरान खराब वीडियो जो गुणवत्ता होती है, जिसकी वजह से संचार प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए अगली जो बाधा है वो भावनात्मक बाधा है, इमोशनल बैरियर। यह देखिए किसी भी व्यक्ति की भावना के द्वारा संचार में जब बाधा उत्पन्न होती है तब इस प्रकार की बाधा आती है। इसमें देखिए व्यक्ति का गुस्सा, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में किसी से बात कर रहा है तो व्यक्ति सही से बात नहीं करेगा और सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। दूसरी चीज इसमें अति उत्साह होती है, यानी जल्दीबाजी में किसी भी संदेश को यदि कोई व्यक्ति किसी के पास पहुंचाता है, बताता है, तो उसका सही से अर्थ नहीं निकल पाता है। देखिए गुस्से में प्रबंधक का कर्मचारी की बात को अनसुना करना, यानी कोई बड़े अधिकारी हैं और वो गुस्से में है, तो जो कोई छोटा कर्मचारी है कोई बात कह रहा है तो व्यक्ति उस बात को सुना नहीं करता, यानी अनसुना कर देता है। देखिए संचार की ये जितनी भी बाधाएं हैं इनको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, श्रोताओं की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विविधता को समझना चाहिए, फीडबैक प्राप्त करना चाहिए, तकनीकी उपकरणों को समय पर अपडेट करना चाहिए तथा सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने देखा कि संचार बाधाएं जो है संदेश के सही प्रवाह और समझ में बाधा डालती हैं। इन्हें पहचान कर उचित उपायों के साथ दूर किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कक्षा संचार। कक्षा संचार क्या होता है? अभी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संचार के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संचार है वो कक्षा संचार है, क्योंकि एक कक्षा संचार जो होता है कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच होता है। तो देखिए कक्षा संचार का अर्थ है शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान। यह संचार देखिए सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शिक्षा को प्रभावी और रुचिकर बनाता है। कक्षा संचार के प्रकार देखिए कुछ होते हैं, जिसमें मौखिक संचार होता है। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन,
इसमें शिक्षक छात्रों से बातचीत करते हैं और उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। और इसमें उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षक का छात्रों को विषय को सही तरीके से समझाना और फिर उसके बाद छात्रों से सवाल पूछना और फिर छात्र उस सवाल का जवाब देते हैं। दूसरा देखिए है गैर मौखिक संचार, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। शिक्षक अपनी शारीरिक भाषा, इशारों और चेहरों के भावों से छात्रों के समक्ष कुछ संदेश प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने कुछ कहना चाहते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण में देखिए, शिक्षक का बच्चों के सामने मुस्कुराना, उनको प्रोत्साहन के रूप में कोई संकेत देना और छात्रों के साथ आंखों के संपर्क से ध्यान केंद्रित करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, कक्षा संचार में दृश्य संचार भी होता है, जिसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें देखिए, छात्रों को शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो के माध्यम से जो है शिक्षण कराया जाता है। इसमें देखिए, उदाहरण के लिए विज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाना और गणित की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ और मॉडल का उपयोग किया जाना। इसके बाद देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक संचार का भी उपयोग कक्षा में किया जाता है। औपचारिक संचार देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार जब कोई चीज पढ़ाई जाती है, जिस प्रकार का सिलेबस होता है, जिस क्रम में होता है, यदि उसी तरह से सब कुछ बताया जा रहा है छात्रों को, तो वो होता है औपचारिक संचार। यदि अनौपचारिक संचार में देखिए, छात्रों से उनके व्यक्तिगत अनुभव पूछना, यानी छात्रों से किसी भी अन्य बात को जानना, जानकारी लेना, किसी समसामयिक घटना के बारे में बात करना, ये सब अनौपचारिक संचार में आते हैं। अब देखिए, हम लोग आते हैं प्रभावी कक्षा संचार, यानी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। यानी कक्षा में जब शिक्षक छात्रों के सामने कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, किसी पाठ्यक्रम पर डिस्कशन करते हैं, तो वह देखिए प्रभावी कब होगा, उसको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, प्रभावी कक्षा संचार का अर्थ है एक ऐसा संवाद स्थापित करना जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लें और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक, स्पष्ट और उत्पादक हो। प्रभावी संचार के देखिए क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो संचार होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी शिक्षक का बोलना और समझाना सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे छात्रों को कही हुई बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें देखिए, शिक्षण कठिन विषयों को उदाहरणों के साथ समझाता है, तब उससे छात्रों के सामने वो चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज होती है प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को डरा के नहीं रखना चाहिए, छात्रों को भी पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि उनको यदि किसी क्वेश्चन से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित डाउट है तो वो टीचर से पूछ सकें, या टीचर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक उसका जवाब दे सके। देखिए, शिक्षक का छात्रों से इस विषय पर आपके क्या विचार हैं जैसे प्रश्नों का पूछना। तीसरी चीज होती है देखिए, प्रतिक्रिया या फीडबैक, छात्रों से प्रतिक्रिया लेना और उसमें सुधार करना। इसीलिए देखिए, छात्र कहते हैं कि यह पाठ कठिन है, तो शिक्षक सरल तरीके से दोबारा जब समझाता है तब वो इसके अंतर्गत आता है। चौथी चीज होती है सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। छात्रों को चर्चा, गतिविधियों और समूह कार्यों में जब शामिल किया जाता है तो उससे स्टूडेंट पूरी तरह से उसमें भागीदार होते हैं और साथ साथ टीचर भी उनको सपोर्ट करता है, उनको मार्गदर्शन करता है। उदाहरण में देखिए, समूह में छात्रों की किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए जब कहा जाता है तो छात्र पूरी तरह से उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनते हैं। अगली चीज देखिए, गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करना, यानी कक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संकेतों का उपयोग भी सकारात्मक तरीके से टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें देखिए, शारीरिक हाव भाव और मुस्कुराहट छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। यदि टीचर छात्रों के सामने उनके किसी किए गए अच्छे काम पर मुस्कुराता है या अच्छे भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है तो इससे भी छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, इसमें अच्छे उत्तर पर शिक्षक का सिर हिलाना। अगली देखिए जो है प्रेरणा होती है, यानी छात्रों को उनके प्रयासों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। यदि टीचर ने छात्रों के द्वारा किए गए काम पर उनको प्रोत्साहन प्रदान किया, पुनर्बलन प्रदान किया, तो छात्र बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही करते रहो, यदि यह कहा जाता है टीचर के द्वारा तो बच्चे प्रोत्साहित होकर उस काम को और भी बेहतर तरीके से भविष्य में करते हैं।
तो प्रभावी कक्षा संचार के देखिए कुछ उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहला है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर समूह में विचार करने के लिए कहते हैं, यानी उनको कह दिया गया कि पर्यावरण बचाने के तरीकों पर आप लोग चर्चा कीजिए, तब वो लोग पूरी एक तरह से शामिल होकर और आपस में चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन का उपयोग, यूज ऑफ प्रेजेंटेशन। शिक्षक किसी विषय को समझाने के लिए पावर पॉइंट या वीडियो का उपयोग करते हैं, तो छात्र पूरी तरह से ध्यान से उस चीज को देखते हैं और जिससे कक्षा जो है प्रभावी तरीके से संचालित होती है। इसमें उदाहरण में देखिए भूगोल में भूकंप का कारण समझाने के लिए विभिन्न प्रकार का एनिमेशन का उपयोग जब क्लास में टीचर के द्वारा किया जाता है, तो बच्चे इधर उधर नहीं देखते हैं बल्कि ध्यानपूर्वक उस चीज को देखते और समझते हैं। इसके बाद देखिए अगली चीज है सक्रिय रूप से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग। शिक्षक ध्यान से छात्रों की बातों को सुनते हैं और उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। उसी प्रकार छात्र भी शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। देखिए शिक्षक का छात्र के प्रश्न का उत्तर देना। उसके बाद देखिए शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर भी बेहतर तरीके से देते हैं। इसके बाद देखिए खेल और अन्य गतिविधियां, गेम्स एंड एक्टिविटी, यानी प्रभावी कक्षा संचार में खेल और अन्य गतिविधियां भी आती हैं। शिक्षक खेलों के माध्यम से विषय को रुचिकर बनाते हैं। यदि टीचर देखिए गणित पढ़ा रहा है और गणित पढ़ाते समय वो विभिन्न प्रकार की पहेलियों को हल करवा रहा है, तो जिससे जो क्लासरूम है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और छात्रों की जो रुचि है विषय के प्रति, शिक्षक के प्रति बहुत बेहतर तरीके से बनी रहती है। तो देखिए प्रभावी कक्षा संचार के क्या लाभ होते हैं। प्रभावी कक्षा संचार से सबसे पहले देखिए क्या होता है कि छात्रों और शिक्षकों का शिक्षा के प्रति बहुत बेहतर रुचि बनती है। छात्रों की समझ में सुधार होता है। छात्रों और शिक्षक के बीच में जो संबंध होते हैं वो विभिन्न प्रकार से सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और समूह कार्य और सहकारिता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार देखिए कि कक्षा संचार जो है शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी संचार का होना बहुत जरूरी है ताकि शिक्षा न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि प्रेरणादायक भी बने। इसके देखिए उदाहरणों और तकनीकों का उपयोग करके इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यदि विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाए, तो कक्षा को बहुत ही प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए कुछ कक्षा संचार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जिसको कक्षा संचार के 7C के रूप में विद्वानों के द्वारा बताया गया। इसमें देखिए सबसे पहली चीज होती है स्पष्टता, यानी कक्षा में शिक्षक के द्वारा कोई चीज बताई जा रही है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज है देखिए संक्षिप्तता, यानी किसी भी बात को बच्चों को बताना है तो बहुत ज्यादा उसको ब्रॉड नहीं करना चाहिए, सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त रूप में बेहतर तरीके से बच्चों को बताना चाहिए। तीसरी चीज होती है यथार्थपूर्णता, यानी किसी चीज को यथार्थ रूप में ही बताना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से वो बच्चों के लिए उपयोगी है, उसी तरीके से उसको समझाना और बताना चाहिए। चौथी चीज है करेक्टनेस, यानी सही। बच्चों को कोई भी चीज गलत नहीं बतानी चाहिए, जो भी बताना चाहिए पूरी तरह से सही सही बताना चाहिए। उसके बाद देखिए अगली चीज है सुसंबद्धता, यानी कोई भी चीज छात्रों के समझ प्रस्तुत की जा रही है तो पूरी तरह से सुसंबद्ध होनी चाहिए, यानी हर टॉपिक हर बात एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, यहाँ की वहां नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अगली चीज है संपूर्णता, यानी कोई भी चीज छात्रों को बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है तो पूरी बताई जाए, आधी अधूरी नहीं बताई जाए, बीच में ही बताकर उसको न छोड़ दिया जाए, फिर बीच में ही किसी दूसरे बात को न उठा दिया जाए। उसके बाद देखिए जो 7वीं चीज है वो विनम्रता है, यानी छात्रों से जब भी कुछ बताया जाए, उनसे बात की जाए तो विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। छात्रों को ऐसे बर्ताव नहीं करने चाहिए जिससे छात्र को डर लगे या प्रश्न पूछने से वो हिचकिचाए। तो ये महत्वपूर्ण जो है कक्षा संचार के 7C जो है विद्वानों के द्वारा बताए गए। इनको देखिए इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। देखिए शॉर्टनेस, यानी संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने और समझने में आसानी हो। या देखिए साधारण होना चाहिए, संदेश सरल और साधारण होना चाहिए ताकि उसे समझने में आसानी रहे। इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो पूरी तरह से साधारण हो। अगली चीज देखिए शक्ति, स्ट्रेंथ, यानी संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक का पूर्ण विश्वास न रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है।
अगली चीज है देखिए सजगता, सिंसियरिटी, यानी संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है। अगली चीज है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक यह संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। अगली चीज है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट, यानी संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित होना चाहिए, यानी जो कुछ भी बताया जा रहा है जो वो वर्तमान परिस्थिति से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यदि जुड़ा हुआ रहेगा तो वो बेहतर प्रभावी होगा। उसके बाद देखिए अगली चीज है विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए, यानी किसी बात पर डिस्कशन किया जा रहा है तो बताने वाले और सुनने वाले के पास उस विषय से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगली चीज है स्पष्टता, यानी संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद देखिए निरंतरता एवं संगतता, यानी कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। संचार देखिए कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराने पड़ती है, इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए संदेश के लिए कोई बेहतर माध्यम होना चाहिए, केवल उन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए जिन्हें प्रेषक और प्राप्तकर्ता उचित समझे, यानी जो माध्यम प्रेषक और प्राप्तकर्ता के लिए बेहतर हो उसी तरीके से छात्रों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, और जो कुछ भी छात्रों को बताया जाना चाहिए वो उनकी क्षमता के अनुसार ही बताना चाहिए, यानी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए तथा उसी के अनुरूप संदेश या सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए क्लास में पढ़ाते जब जाते हैं टीचर तो बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, और उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करने के बाद जब उनको कोई चीज बताई जाती है तो वो उनको बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में इन सारी चीजों का विभिन्न तरीके से अध्ययन किया, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया, और ये जो बातें हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसके वजह से मैंने आप लोगों को इन सारी चीजों का अध्ययन करवाया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए विभिन्न प्रकार के संचार बाधाओं को दूर करने के उपाय, और कक्षा संचार को प्रभावी कैसे बनाया जाए, प्रभावी कक्षा संचार के क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, इन सब का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।